गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम ज्योग्राफी की इस सीरीज में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं और पूरा एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं, देखो देर ना करते हुए, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तरी क्षेत्र में बहता है। तो इसे मैप के द्वारा हम पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर करेंगे। भाई आप ये मान सकते हैं कि मुख्य रूप से ये सिक्किम वाला क्षेत्र है भाई, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, और इस प्रकार से मुख्य रूप से ये है आपका पूरा पूर्वोत्तरी क्षेत्र। ये मानकर आप चल सकते हैं भाई, सही है। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र आप हेडिंग लिख सकते हैं। हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं भाई? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी, अब तो आप ये समझ भी गए होंगे भाई, किसी भी नदी तंत्र का नाम उसकी प्रमुख नदी के ऊपर ही रखा जाता है। तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी होगी, सही है। और इसकी अगर कुल लंबाई देखें हम टोटल, तो इसकी टोटल लंबाई बैठती है 2900 किलोमीटर। कितनी बैठती है भाई? लगभग 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है। भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है, तो बहुत लंबाई नहीं है इसकी भारत में, फिर भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है ये। तो देखते हैं, देखो इसके बारे में। अगर इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसी में देखो आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं, ये पूरे का पूरा आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र मान सकते हैं भाई। अगर इसी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर तिब्बत मान सकते हैं और कैलाश पर्वत मानकर आप चल सकते हैं। कौन सा पर्वत मान सकते हैं भाई? कैलाश पर्वत। तो इसका उद्गम जो होता है कैलाश पर्वत पर एक झील है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मानसरोवर झील। और ये जो मानसरोवर झील है, इसी के निकट एक ग्लेशियर है छोटा सा, उसे कहते हैं चेमायुंगडुंग हिमानी। यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, तो मुख्य रूप से यहीं से निकलती है भाई, और यहीं से निकलने के बाद इस प्रकार से यहां पर पूरा हिमालय है। तो हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूरब की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये बहती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में इस प्रकार से बहती है और यहां से अंदर की ओर प्रवेश करती है, सही है। एक बात और, यहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है इस प्रकार से दर्रा, मरियन ला दर्रा। और इस दर्रे को हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप याद रखना, देखो ये आपकी मानसरोवर झील हो गई और इधर को ये ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि चेमायुंगडुंग हिमानी। तो आपको याद रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिन है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिन यानी कि घाटी है, उसे मानसरोवर से पृथक करने के लिए, उसे मानसरोवर से पृथक करने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे का नाम है मरियन ला दर्रा। तो आप याद रखेंगे, मरियन ला दर्रा कहां पर स्थित है भाई? तिब्बत में। तो इस नदी का उद्गम स्थल है आपका तिब्बत, और तिब्बत कहां पर बसा है भाई? चीन में। तो इस प्रकार से इस नदी का उद्गम होता है और उद्गम के पश्चात ये पश्चिम से पूरब की दिशा में हिमालय के समांतर चलती है, हिमालय के समांतर अनुदैर्ध्य रूप में चलती है भाई, अनुदैर्ध्य गति के रूप में चलती है। तो इस बात को याद रखेंगे। इस पूरे क्षेत्र में यानी कि यहां पर एक पर्वत चोटी है, नामचा बरवा एक चोटी है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 7756, लगभग 7756
मीटर की इसकी ऊंचाई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं 55 या 56। तो यहां से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यहां से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो उस पर अभी आते हैं, यहां पर एक दो चीजें छूट रही हैं, उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, चेमा युंगडुंग हिमालय से निकलने के बाद पश्चिम से पूरब की दिशा में हिमालय के समानांतर लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई तक ये तिब्बत में ही बहती है। लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई तक ये कहां पर बहती है? तिब्बत वाले क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में ही ये बहती है। बिल्कुल शीत क्षेत्र होता है ये, आप जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से। और अगर यहां पर बात करें तो इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जाना जाता है, इसे कहते हैं सांगपो नदी। सांगपो नदी, या फिर एक दूसरा नाम है सापू नदी, या फिर एक नाम और दिया जाता है यारलुंग नदी के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो याद रखना, सांगपो नदी ही जनरली पूछी जाती है। तो ये 3-4 बातें हैं, आपको याद रखनी है। इसके बाद इस नदी का जो प्रवेश है भारत में, यहां से होता है ब्रह्मपुत्र से, मतलब यहां से होता है आपका अरुणाचल प्रदेश से। ये पूरे का पूरा जो राज्य है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और ये है आपका मेघालय, और बीच में ये जो क्षेत्र बचा आपका, ये पूरे का पूरा है असम। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये जो यहां से प्रवेश कर रहा है, तो आपको याद रखना है नामचा बरवा के निकट से ही अचानक से, नामचा बरवा के पर्वत के निकट अचानक से, आप जानते हैं नामचा बरवा पर्वत जो हिमालय है उसका सबसे पूर्वी पर्वत है भाई। तो इसी के निकट से ये अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यू टर्न ले लेती है, और इस यू टर्न को कहते हैं सिंटेक्सियल। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, सिंटेक्सियल यहां नहीं चमकेगा, इधर लिख देता हूं, देखो इसे कहते हैं सिंटेक्सियल बैंड कहकर पुकारते हैं इसे। तो याद रखना, ये जो यू टर्न लिया है दक्षिण की ओर, इसे सिंटेक्सियल बैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि सिंटेक्सियल मोड़, अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ना। और देखो एक लाइन और भी पूछी जा चुकी है, यूपीपीसीएससी में पूछी जा चुकी है भाई, कि ये जो अचानक से लिया गया मोड़ है, इस मोड़ का वास्तव में कारण क्या है? ये जो अचानक से लिया गया मोड़ है, इस मोड़ का अचानक से कारण क्या है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई, यहीं से नामचा बरवा के निकट से ही जो हिमालय है वो भी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो इसी कारण इस नदी के मुड़ने का कारण भूवैज्ञानिकों ने बताया है तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन। तो याद रखना, तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन का मतलब है जिस प्रकार से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, बिल्कुल उसके समरूप ही ब्रह्मपुत्र नदी भी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि आप जानते हैं भाई, हिमालय की एक शाखा मुख्य रूप से कहां को आती है? मुख्य रूप से भारत में पूर्वोत्तरी राज्यों की सीमा बनाती है, इससे आपका म्यांमार से, और दूसरी अराकान योमा पहाड़ी के रूप में कहां चली जाती है? म्यांमार में। तो बिल्कुल जैसे ये आपकी दक्षिण की ओर जाती है, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी भी दक्षिण की ओर जाती है। तो उसी को कहा गया है तरुण हिमालय अक्ष संघीय नमन। तो याद रखेंगे, भूवैज्ञानिकों ने ये कारण बताया है किसका? ये जो नदी है मुख्य रूप से दक्षिण की ओर जो मुड़ गई है। और दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि यहाँ पर अत्यधिक ऊंची चोटी होने के कारण ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। एक बात और याद रखनी है, जब ये यहाँ पर प्रवेश करती है तो यहाँ पर तो महान हिमालय है, तो महान हिमालय को ये काटती हुई जाती है, और महान हिमालय को जब काटती हुई आगे की ओर जाएगी तो उसे कहेंगे महाखंड या फिर कैनियन का निर्माण। तो यहाँ पर ये एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे कहते हैं दिहांग गॉर्ज। और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जब हम सिंधु नदी को पढ़ रहे थे तो सिंधु गॉर्ज और दिहांग गॉर्ज की हमने बात की थी।
तो दिहांग गॉर्ज कह सकते हैं, या कैनियन कह सकते हैं इसे, या फिर इसे महाखंड भी कह सकते हैं, या फिर इसे महाखंड के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी भारत से बाहर ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बाद में हम अंदर पढ़ते हैं, देखो भारत के अंदर, तो आप बहुत ध्यान से, अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे। देखो, जब ये नदी मुख्य रूप से कहां प्रवेश करती है भाई, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें कुछ नदियां आकर मिलती हैं, तो मैं क्लियर यहां पर साफ लिख देता हूं। देखेंगे, देखो इसमें मुख्य रूप से दो नदियां तो यहां से आकर मिलती हैं, एक ये और एक ये, दो नदियां ये मिल गई भाई, मुख्य रूप से ये थोड़ा सा दक्षिण की ओर आकर मिलती हैं भाई, ये नदियां मुख्य रूप से यहां पर आकर मिलती हैं, सही है। और उत्तर की ओर से दो नदियां आकर मिलती हैं, उत्तर की ओर से दो नदियां आकर मिलती हैं, तो आप याद रखेंगे इस नदी को कहते हैं हम लोहित नदी। लोहित नदी आपको चमक रहा होगा, इस नदी को कहते हैं हम लोहित नदी, और इसे कहते हैं दिबांग नदी, इसे कहते हैं दिबांग नदी। और ये जो ऊपर है इसे कहते हैं दिहांग नदी, इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी। तो आप याद रखेंगे दिहांग नदी, या फिर सियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई, सियांग नदी। तो याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जब प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से पहले इसका नाम था सांगपो, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, या तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, नहीं तो फिर इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है, या तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, नहीं तो फिर सियांग नदी के नाम से, और जनरली दिहांग नदी ही इसका नाम पूछा जाता है। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये आगे की ओर बढ़ती है, असम में पहुंचती है, जब ये असम में पहुंचती है, तो असम का एक स्थान है सादिया, सादिया सही है, और इसी के निकट एक स्थान पड़ता है पासीघाट, पासीघाट। तो ये जो पासीघाट है, पासीघाट, ये जहां पर आकर लोहित नदी मिल रही है, और दूसरी दिबांग नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी असम में जिस स्थान पर आकर मिलती हैं, उस स्थान को पासीघाट कहते हैं। ये सादिया नगर के निकट पड़ता है, ये जो स्थान है कहां पर पड़ता है भाई, सादिया नगर के निकट पड़ता है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। और इसके बाद से इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है असम में, इसके बाद से इसे किस नाम से जाना जाता है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे, किस नाम से जाना जाता है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। और यहां ये जो सादिया है, सादिया से लेकर धुबरी तक, सादिया से लेकर धुबरी तक ये असम में ही बहती है, सॉरी यहां पर आएगा भैया, सादिया से लेकर धुबरी तक मुख्य रूप से ये कहां बहती है, असम में ही बहती है। यहां पर है ये आपका धुबरी, मान सकते हैं इसे, ये स्थान धुबरी। और इसके बाद ये मुख्य रूप से कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। कहां चली जाती है भाई, बांग्लादेश में। तो ये वाली बात याद रखनी है। इसके बाद ये कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाने के बाद इसे मुख्य रूप से जमुना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं भाई, जमुना नदी। तो कुछ नाम देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ये तिब्बत में होती है तो सांगपो नदी के नाम से, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में होती है तो दिहांग या सियांग नदी के नाम से, और जब ये असम में होती है तो असम में इसे किस नाम से जानते हैं भाई, ब्रह्मपुत्र के नाम से। और जब ये नदी आपकी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, आपका जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी जब ये किस में मिल जाती है भाई, गंगा में, तो उसके बाद की सारी कहानी पीछे गंगा वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। तो ये सारी बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्था है। अब यहां से देखो एक दो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि गंगा नदी गंगा नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से बहती है। तो आप देख पा रहे होंगे, तिब्बत या फिर
चीन, तिब्बत या फिर चीन, इस देश से बहती है भाई, चीन से। उसके बाद भारत आती है, भारत के बाद कहां चली गई, बांग्लादेश। कहां चली गई, बांग्लादेश। तो मुख्य रूप से 3 देशों से बहती है। तो याद रखना ये कोई हमारी राष्ट्रीय नदी या भारत में बहने वाली नहीं है, ये अपितु कैसी है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है भाई, अंतरराष्ट्रीय नदी है। तो याद रखेंगे। तो नदी तो मुख्य रूप से 3 देशों से बहती है। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका अपवाह क्षेत्र, उसका अपवाह क्षेत्र, नहीं तो आप कह सकते हैं अपवाह क्षेत्र, नहीं तो नदी तंत्र, मुख्य रूप से कितने देशों में विस्तृत है, तो उसमें आप आंसर 3 नहीं लगाएंगे, उसमें आंसर लगाएंगे आप 4। उसमें कितना लगाएंगे, 4 आंसर। कितने देशों से होता है भाई, 4 देशों से। इसमें भूटान भी शामिल हो जाता है। फिर कौन सा देश, भूटान भी। देखो नदी का मतलब होता है एक सिंगल नदी, और तंत्र का मतलब है उसकी जो परोक्ष रूप से सहायक नदियां हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से सहायक नदियां हैं, उन सभी क्षेत्रों को इसमें जोड़ लिया जाता है। तो इसमें भूटान और ऐड हो जाता है। भूटान की 2 प्रमुख नदियां आकर इसमें मिलती हैं, एक तो मानस नदी, एक तो मानस नदी, और दूसरी है संकोश नदी, और दूसरी है, देखो ऊपर लिख देता हूं मैं, दूसरी है संकोश नदी। तो इन दोनों नदियों का पानी भी यहां पर आता है भाई। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसका अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से 4 राज्यों में। और मानस नदी के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये उत्तर की ओर से भूटान की नदी है, संकोश भी भूटान की नदी है। जो मानस नदी है एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है भाई, एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियां पहले पढ़ चुके हैं हम। तो और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसी के तट पर, असम में इसी के तट पर एक टाइगर पार्क है, मानस टाइगर पार्क, या मानस अभयारण्य भी कहते हैं। तो याद रखना मानस अभयारण्य या मानस टाइगर पार्क मुख्य रूप से कहां पर अवस्थित है, असम में है। किस नदी के तट पर है, मानस नदी के तट पर है। और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी पर मुख्य रूप से, इस नदी पर मुख्य रूप से असम में 3 बड़े बड़े शहर हैं, 3 बड़े बड़े शहर हैं। तो उन्हें आपको जरूर याद रखना है। सही है। एक है डिब्रूगढ़, दूसरा है तेजपुर, और तीसरा है आपका, एक है आपका, आप लिख सकते हैं, देखो मुख्य रूप से डिब्रूगढ़, दूसरा है तेजपुर, दूसरा है तेजपुर, और मुख्य रूप से जो तीसरा है आपका गुवाहाटी। कौन सा है भाई, गुवाहाटी। तो याद रखेंगे असम के 3 बड़े बड़े नगर, एक तो डिब्रूगढ़, दूसरा तेजपुर और तीसरा गुवाहाटी, सभी के सभी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही अवस्थित हैं या फिर इसी के निकट अवस्थित हैं। तो इस बात को याद रखना। और इसकी सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई हम। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो देखो कुछ को हम पढ़ने जा रहे हैं, आप इसे इतना ही नोट कर लें। अब दोबारा से हम पढ़ेंगे सहायक नदियों के माध्यम से। सही है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मैं इसे रफ करने जा रहा हूं भाई। सही है। तो देखते हैं, देखो कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां और कुछ अन्य क्वेश्चन भी इससे बनते हैं भाई। देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कुछ तो मैंने आपको लिखा ही दी। तो इन नदियों से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं भाई। तो देखेंगे, देखो कौन कौन सी नदियां हैं। आप ये क्षेत्र मान सकते हैं असम का मुख्य रूप से, और ये मान सकते हैं इस प्रकार से, आप ये पूरा क्षेत्र देख सकते हैं भाई। सही है। ये मुख्य रूप से है आपका मेघालय वाला क्षेत्र, और ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। तो यहां से ये इस प्रकार से आप मान सकते हैं। आपका ये है, इधर को पश्चिम बंगाल और इधर है बांग्लादेश, और ये मुख्य रूप से आ रही है आपकी ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बहती हुई
यहां से दक्षिण की ओर आ रही है। और ये जो स्थान है ये है आपका धुबरी, और यहां पर ये है आपका मुख्य रूप से इसे कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला, और ये है सादिया, ये है सादिया। तो देखो यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं। ये मुख्य रूप से सादिया से लेकर धुबरी तक, सादिया से लेकर धुबरी तक नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है। असम में सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 बना हुआ है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हम पढ़ चुके हैं गंगा नदी में, मुख्य रूप से इलाहाबाद से हल्दिया तक था भाई। और दूसरा असम के सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और याद रखना सादिया से धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो रैंप वैली में बहती है। कैसी वैली में? रैंप वैली में बहती है। रैंप वैली क्या होती है भाई आप समझें। देखो यहां पर पूरे का पूरा ये आपका शिलोंग का पठार है। किसका पठार है भाई? शिलोंग का पठार। और उत्तर में जाएंगे तो पूरे का पूरा महान हिमालय, उत्तर में जाएंगे तो पूरे का पूरा हिमालय। तो उत्तर और दक्षिण में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के बीच ये जो घाटी निर्मित होती है इसी घाटी को रैंप वैली कहा जाता है। रैंप वैली इस प्रकार की वैली होती हैं जो बिल्कुल समतल होती हैं, इस प्रकार की। इधर आप पर्वत मान सकते हैं, इधर पहाड़ मान सकते हैं, तो बीच में ये जो घाटी है बिल्कुल समतल, तो इस प्रकार की घाटी को रैंप वैली कहते हैं। और ये जो घाटियां होती हैं मुख्य रूप से नौकायन, नौकायन या फिर पानी के जहाज या जल मार्ग के लिए उपयुक्त होती हैं। और यही कारण है कि सादिया से लेकर धुबरी तक यहाँ पर नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है। तो याद रखना कैसी घाटी में बहती है? रैंप वैली में। और इसका जो जल मार्ग है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गुम्फित, गुम्फित जल मार्ग बनाती है। कैसा जल मार्ग बनाती है भाई? गुम्फित जल मार्ग। अब गुम्फित जल मार्ग क्या होता है? देखो सामान्य नदियां इस प्रकार से बहती हैं, सही है, लेकिन ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका बहाव क्षेत्र और इसमें आने वाली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसके आयतन के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये नदी अत्यधिक अवसाद अपने साथ लाती है और जिसके कारण कभी कभी ये 1 से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। और ये जो धाराएं हैं हमेशा के लिए अलग नहीं होती हैं, ये जो धाराएं हैं हमेशा के लिए अलग नहीं होती हैं, फिर जाकर इसमें मिल जाती हैं, फिर कुछ दूर अलग हो जाती है, फिर जाकर इसमें मिल जाती है कोई धारा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जगह पर ये एक दूसरे से हटती रहती है फिर जुड़ती रहती हैं। अब देखो हमने द्वीप क्या पढ़े थे? आप जानते हैं द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो। अगर आप इसे नदी मानकर चल रहे हैं तो देखो ये जो बीच वाली भूमि होगी चारों ओर से नदी से घिरी है, ये जो बीच वाली भूमि होगी चारों ओर से भूमि से घिरी, जल से घिरी है, ये वाली भूमि भी, ये वाली भूमि भी, और ये जो पूरी भूमि है ये भी चारों ओर से जल से घिरी है। तो इस प्रकार का जलमार्ग जिसमें जो नदी होती है वो मुख्य रूप से एक धारा में न बहकर कई छोटे छोटे धाराओं में बहती है और जो आगे चलकर संयुक्त हो जाती हैं। अगर ये आगे चलकर संयुक्त नहीं होती तो इसे हम वितरिका कह देते। इसे हम क्या कह देते भाई? वितरिका। जैसे हुगली नदी थी लेकिन ये आगे चलकर मिल जाती हैं, इसीलिए हम इसे वितरिका नहीं कहते हैं। तो आप याद रखना इस प्रकार के जलमार्ग को कहते हैं गुम्फित जलमार्ग। और इसी के कारण इस पर कैसे किसका निर्माण होगा भाई? बहुत सारे द्वीपों का निर्माण होता है और इन्हीं में क्षेत्रफल के आधार पर एक बहुत बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है भाई? माजुली द्वीप। तो याद रखेंगे माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कहां पर निर्मित किया जाता है भाई? असम में। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस बात को याद रखना। और जो असम की सरकार है उसने इसे नदी जिला घोषित कर दिया है, उसने इसे नदी द्वारा निर्मित जिला घोषित कर दिया है। तो पूरे भारत का एकमात्र नदी जिला है आपका माजुली द्वीप। तो याद रखेंगे इतनी सारी बातें आप ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इतना क्लियर हो रहा होगा भाई। तो देखो आगे देखते हैं हम इस
क्षेत्र को और क्या क्या चीजें यहां से पूछी जाती हैं। तो मैं इस चीज को रब कर देता हूं। देखो, तो सादिया और धुबरी वाला तो आप समझ गए भाई। अब देखो आगे इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं। जैसे दो नदियां तो हमने यहीं पर देखी, एक तो लोहित, सही है, एक हमने लोहित नदी देखी और दूसरी हमने कौन सी नदी देखी थी भाई, एक तो लोहित और दूसरी हमने देखी थी दिबांग, और दूसरी देखी थी हमने दिबांग नदी, और उत्तर से आकर मिल रही थी इसमें दिहांग नदी, दिहांग नदी। तो ये तीन नदियां, और लोहित नदी को एक नाम और दिया जाता है भाई, इसे खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के? क्योंकि कुछ क्षेत्र में इसका जो पानी का रंग है, यानी कि मिट्टी की वजह से जो रंग है वो कैसा है भाई, लाल रंग। तो याद रखना, इसे खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। तो ये दो तीन बातें हैं, इससे आपको याद रखनी है। तो यहां से केवल इतना ही है। इसके बाद में एक नदी और है जो इसमें आकर गिरती है, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी। तो ये जो सुबनसिरी नदी है ये भी मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र की सहायक है, और ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। देखो पूरे के पूरे हिमालय को काट कर आती है, तो ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो आप इसे याद रखना, दिहांग, सुबनसिरी, और मुख्य रूप से यहां पर आपने दो नदियां पढ़ी अभी, एक ये पढ़ी मानस और ये पढ़ी संकोश, सही है। मुख्य रूप से ये है आपकी संकोश नदी। एक नदी और है भाई, सही है, उस नदी का नाम है पिथुमारी, सही है, या जिया भरेली। एक नदी है जिया भरेली। देखो अगर ये साफ नहीं चमक रहा हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं बड़ा बड़ा, जिया भरेली। ये भी इसकी एक सहायक नदी है, उत्तर की ओर से मिलने वाली। और उत्तर की ओर से मिलने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है वो हम देख रहे हैं। देखो यहां से जो महान हिमालय है, महान हिमालय में एक ग्लेशियर है, जैमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है भाई? जैमू ग्लेशियर। तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया भी है। तो ये जो जैमू ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के निकट से ही एक नदी निकलती है, इस ग्लेशियर के निकट से ही, या आप ये कह सकते हैं इस ग्लेशियर द्वारा एक झील का निर्माण किया जाता है, चोलामू, चोलामू झील का निर्माण किया जाता है। और इस झील के बारे में भी एक बात याद रख सकते हैं, ये जो चोलामू झील है ये मुख्य रूप से 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। कहां पर है भाई? 7000 मीटर की ऊंचाई पर है, और पूरे भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। पूरे भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना भाई। ये जो चोलामू झील है, चोलामू झील से ही एक नदी निकलती है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, तो सिक्किम, सिक्किम के बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियां, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बाद कुछ समय तक पश्चिम बंगाल में ये प्रवाहित होती है, और उसके बाद ये जाकर किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र। तो 315 किलोमीटर मात्र लंबाई है इसकी, 315 किलोमीटर मात्र लंबाई है। और ये कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ये मिल जाती है। तो इसके बारे में याद रखना है। और इस नदी के तट पर दो प्रमुख नगर बसे हुए हैं, एक तो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का है भाई, मैं नगर का नाम लिख देता हूं। दो प्रमुख नगर तीस्ता नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये जो नदी है वो कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो असम हिमालय और नेपाल हिमालय को विभाजित करने वाली नदी थी ये। नेपाल हिमालय और असम हिमालय को विभाजित करने वाली नदी थी। तो तीस्ता नदी के तट पर दो नगर बसे हुए हैं। एक नगर का नाम है जलपाईगुड़ी, आपने पढ़ा होगा, पश्चिम बंगाल का है जलपाईगुड़ी, और दूसरे नगर का नाम है कलिम्पगोड़ा। ये मुख्य रूप से दोनों के दोनों नगर कहां पर बसे हुए हैं भाई? पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के तट पर। तो आपको ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसकी एक सबसे प्रमुख सहायक नदी, देखो ये मैं रब कर देता हूं, यहां पर नहीं तो आ नहीं पाएगा भाई। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है रंगित नदी। सही है, कौन सी नदी है भाई? रंगित नदी। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है रंगित नदी। यहां पर लिख देता हूं, देखो रंगित नदी मुख्य रूप से रंगोत, ये नदी जो है मुख्य रूप से इसका उद्गम होता है रंगोत हिमानी से। मुख्य रूप से कहां से होता है? रंगोत था है ये थर्मस वाला, रंगोत हिमानी से इस नदी का उद्गम होता है। और रंगित नदी मुख्य रूप से तीस्ता नदी की सहायक है। और इस नदी से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रंगित नदी मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है आपकी जलीय खेल के लिए, मतलब जल क्षेत्र में जो खेल होते हैं उनके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्योंकि इस नदी से बहुत सारी छिपरिकाएं निकलती हैं, बहुत सारी छिपरिकाएं निकलती हैं, और उन छिपरिकाओं के वजह से छोटी छोटी धाराएं, ये मुख्य रूप से जल कीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें एक प्रसिद्ध खेल होता है कछार कैंपिंग। कौन सा गेम भाई? कछार कैंपिंग इसमें होता है। तो ये इसके लिए मुख्य रूप से जानी जाती है, याद रखना। इसके अतिरिक्त और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो आपकी तीस्ता नदी की सहायक है। तो आप कहीं नोट करके लिख लें, तीस्ता नदी की सहायक नदी, तीस्ता की सहायक नदी। तो मुख्य रूप से एक है रांगपो, एक है रांगजो, रांगपो, रांगजो, लाचुंग, लाचुंग नदी है, और एक है सीबोक, लाचुंग और एक है सीबोक। तो ये दो तीन नदियां हैं जो मुख्य रूप से कभी कभी पूछ ली जाती हैं। देखो लाचुंग नदी पूछी जा चुकी है, और ये जो रंगित नदी है ये भी पूछी जा चुकी है। विश्व प्रसिद्ध है भाई जलीय खेल के लिए, खेल के लिए, जो कीड़ा खेल होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो कभी कभी हो सकता है आपसे ये चीजें पूछ ले, तो आप इसे याद रखना। और इसके अतिरिक्त कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे एक नदी है कोपल नदी, ये मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र में ही बहती है भाई। कोपल नदी, कोपल नदी, या फिर इस नदी को कपिली नदी भी कहते हैं, कपिली नदी। देखो एटलस में तो कपिली नदी मिलेगी और किताबों में मुख्य रूप से कोपल नदी मिलेगी। तो ये नदी मुख्य रूप से किस तट से आकर मिलती है भाई? बाएं तट से। बाकी की ऊपर वाली सारी नदियां कहां से आकर मिल रही थी? दाएं तट से आकर मिल रही थी। तो याद रखना कोपल नदी या कपिली नदी मुख्य रूप से बाएं तट से आकर मिलती है। और इसी नदी के तट पर एक नगर है कामरूप नगर। कौन सा नगर है भाई? कामरूप नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पहले प्राचीनतम समय में असम को ही कामरूप के नाम से जाना जाता था, असम को ही कामरूप के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो इसकी सहायक है। एक पगल दिया है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, देखो आप नोट कर लें, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता भाई उनसे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो आप लिख लें भाई ब्रह्मपुत्र की कुछ प्रमुख सहायक नदियां, जैसे जिया भरेली तो मैंने लिख दी थी भाई, सही है। इसके अतिरिक्त संकोच भी लिख दी थी। एक है पुथी मारी, पुथी मारी, एक पगला दिया, पगला दिया थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन पूछी जाती है। एक है धारला या धरला भी लिखी हुई मिलेगी कहीं कहीं, धारला या धरला भी लिखी हुई मिलती है भाई। इसके अतिरिक्त एक है कुलसी, एक है बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, सही है। इनके उत्तर में ही यहां पर आकर मिलती है ये बूढ़ी दिहांग। ये कौन सी नदी है भाई? बूढ़ी दिहांग नदी। तो कौन सी कहां पर है ये आपसे शायद नहीं पूछा जाए भाई, किसकी सहायक है ये शायद पूछा जा सकता है, तो इतना ही याद रखना। सुबनसिरी पढ़ ली हमने। इसी के विपरीत यहां से आकर एक नदी मिलती है भाई, ये है सुबनसिरी के विपरीत धनसिरी, धनसिरी। और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई। मुख्य रूप से यही नदियां पूछी जाती हैं, जैसे कामेंग है, कामेंग एक है, इसी के ऊपर लिख देता हूं, देखो एक नदी है डिबोग या डिबोग, एक है सेसरी,
सेसरी। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी, कभी कभी आपसे पूछ ली जाती हैं, तो इन नदियों को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो हम मुख्य रूप से अब पढ़ने वाले हैं असम, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार से आगे की ओर। तो हमने देखा असम में मुख्य रूप से जो ब्रह्मपुत्र नदी थी ये उसे ब्रह्मपुत्र कह रहे थे। जैसे ही इसमें तीस्ता नदी आकर मिलती है, जैसे ही इसमें तीस्ता नदी आकर मिलती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। इसका नाम क्या हो जाता है भाई, जमुना। और यहीं से आ रही होती है गंगा नदी, फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है। सही है। तो देखो हमारे भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ब्रह्मपुत्र गंगा नदी की सहायक है। हम ये नहीं मानकर चलते कि गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है, हम ये कहते हैं भाई कि गंगा नदी में आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नदी है वो, तो इसलिए भी प्रायोरिटी देते हैं हम। तो याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछा जाता है गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि गंगा नदी की सहायक नदियां जिनमें भारत में सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो यमुना नदी की है। तो याद रखना, जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो मिलने के बाद इनकी संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पीछे हमने बात भी की थी गंगा नदी तंत्र में। और कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद इसमें बराक मणिपुर से निकलकर आने वाली, मणिपुर से निकलकर आने वाली एक नदी बराक नदी, या फिर जिसे मेघना के नाम से भी जानते हैं भाई, जिसे मेघना के नाम से भी जानते हैं, तो ये नदी आकर मिल जाती है। और यही संयुक्त रूप से कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है भाई, बंगाल की खाड़ी में। तो इतना याद रखना है। अब देखो आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितनी लंबाई तक बहती है, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन राज्यों से बहती है, किन राज्यों से बहती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कहां पर गई, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके अतिरिक्त तो कहीं नहीं गई, मुख्य रूप से 2 ही राज्यों में बह रही है। अगर आपसे यह पूछा जाए तो यहां से लगाएंगे, लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र या नदी तंत्र भारत के कितने जिलों में है, सॉरी, भारत के कितने राज्यों में है, तो ये मुख्य रूप से 6 राज्यों में है। किस प्रकार से आप देखेंगे, देखो इसकी कुछ नदियां तो सिक्किम से, कुछ पश्चिम बंगाल, तो 2 तो ये हो गए। इसके बाद देखो सिक्किम को ऐड कर लें आप, पश्चिम बंगाल को ऐड कर लें, इसके बाद यहाँ की भी कुछ छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिलती हैं, तो मेघालय को आप ऐड कर लें। किसे ऐड कर लें भाई, मेघालय को ऐड कर लें। और मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है नागालैंड, तो नागालैंड से भी कुछ नदियां आती हैं, तो एक हो गया आपका नागालैंड। तो मुख्य रूप से ये इतने राज्य हैं जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अपवाह तंत्र प्रवाहित होता है। तो आप याद रखेंगे, और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जनरली यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है भाई। तो आप याद रख सकते हैं इन सारी क्वेश्चनों को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगले वीडियो में हम अगले नदी तंत्र के या अगले नदियों को पढ़ेंगे। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।